अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ख़ास तौर पर बच्चों के पेरेंट्स, गुज़िश्ता जुमा हमने पेरेंटिंग के सिलसिले में ये बताया था कि बच्चों की तरबियत के लिए और तालीम के लिए पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम बच्चों को पहचान सकें कि बच्चे किस तरह से होते हैं, किस तरह से बच्चों का स्ट्रक्चर होता है। बच्चों को ना पहचानने की वजह से अक्सर पेरेंट बेहतरीन औलाद को ज़ाय कर देते हैं। गुज़िश्ता जुमा मैंने इसको तफसील के साथ बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया था कि जिस तरह से हर इंसान के ये जो पोर्स होते हैं और ये हमारे अंगूठे की डिज़ाइनिंग्स हैं, उंगलियों की डिज़ाइनिंग है, देखने में सबके एक नज़र आते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक किसी के किसी से मिले नहीं। इसी तरह हमारे आँखों के अंदर जो रेटिना है उसका डिज़ाइन एक दूसरे से नहीं मिलता। बिल्कुल याद रख लीजिए, इसी तरह से हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, सोचने का स्टाइल, उनके इंटेलिजेंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हर बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है वो यूनिक पैदा होता है। जैसे हर एक की सलाहियत अलग होती है। एक घर में 4 बच्चे हैं, एक माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। हर बच्चे के स्किल्स अलग होते हैं। माँ बाप को समझना ज़रूरी है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंसीज में वो डोमिनेंट है, किस तरह की इंटेलिजेंसीज में वो डोमिनेंट है। उस बच्चे को अगर उसी इंटेलिजेंसीज के मुताबिक आप तरबियत कर रहे हैं तो बहुत आगे चला जाएगा। होता यह है कि हम समझते नहीं हैं, टीचर नहीं समझ पाती है बच्चों को। सारे बच्चों को एक ही तरह से तालीम दी जाती है, एक ही तरह से तरबियत की जाती है, और जब बच्चे हमारे फ्रेम में नहीं आते, हमारी तरबियत के फ्रेम में नहीं आते, हम बच्चों के बारे में कह देते हैं कि वो डल हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है तो दूसरे एरिया में वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। एक बच्चा एक फील्ड में बहुत आगे है तो दूसरी फील्ड में कमज़ोर हो सकता है। एक बच्चा एक चीज़ में कमज़ोर है तो दूसरे में वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। हम इसको समझना ज़रूरी है। और हर एक की फील्ड अलग है। हर बच्चे को अल्लाह ने दूसरे मकसद के लिए पैदा किया है। हमें मालूम करना है कि हमारा ये बच्चा किस फील्ड के लायक है। उसको अगर उसी फील्ड में आप चलाएंगे तो वो बहुत ब्राइट नजर आएगा। अगर आप जिस इंटेलिजेंसी में वो डोमिनेंट नहीं है, आप अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उसको उसी फील्ड में चला रहे हैं तो वो स्लो नजर आएगा। लेकिन जिस इंटेलिजेंसी में वो डोमिनेंट है, अगर आप उसमें चलाएंगे
तो वो बहुत ब्राइट नजर आएगा, बहुत आगे जाता रहेगा। एक पेरेंट्स को यह बात समझना बहुत जरूरी है। एक मिसाल मैं देता हूं आपको। देखिए, हार्स है और कैमल है, दोनों दौड़ते हैं। थोड़ा सा सोचिए, अगर हार्स की और कैमल की रनिंग रेस का मुकाबला डेजर्ट में करा दिया जाए, जहां रेत होती है, सहरा में करा दी जाए, सोचिए कि हार्स में और कैमल में कौन आगे जाएगा। यकीनी तौर पर डेजर्ट में अगर हार्स को और कैमल को आप दौड़ाएंगे, उनकी रनिंग रेस कराएंगे, कैमल आगे चला जाएगा और हार्स थोड़ी दूर भागने के बाद, दौड़ने के बाद वो थकने लगेगा और वो पीछे हो जाएगा। तो हार्स, सोचे, हम समझते हैं कि हार्स दौड़ने में कमजोर है कैमल के मुकाबले में, ऐसा नहीं है। अब इसी हार्स और कैमल को एक सख्त जमीन पर दौड़ा दीजिए, अब कौन आगे जाएगा? हार्स बहुत फास्ट चला जाएगा और कैमल पीछे हो जाएगा। और अब कैमल के बारे में आप कहिए कि कैमल दौड़ने में बहुत कमजोर है। ना कैमल दौड़ने में कमजोर है, ना हार्स दौड़ने में कमजोर है। कैमल को अल्लाह ताला ने, उसकी फीट को आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने उसके फीट को डेजर्ट के लिए डिजाइन किया है। अगर वो डेजर्ट में भागेगा तो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। और हार्स के आप उनके लेग्स को, फीट को आप उसकी डिजाइनिंग देखेंगे तो अल्लाह ताला ने उसको सख्त जमीन के लिए डिजाइन किया है। अगर उस जमीन पर आप दौड़ाएंगे तो वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों का मामला है। हम बच्चों के बारे में देखना कि जो बच्चा जिस इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, अगर उस फील्ड में आप उस बच्चे को आगे बढ़ाएंगे तो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाएगा। और जिस फील्ड में वो डोमिनेंट नहीं है, उस फील्ड में आप उसको लेकर जा रहे हैं और वहां वो कमजोर दिखेगा और आप उसके बारे में कह देंगे कि वो कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं है, यह हमारे समझने में कमजोरी है कि समझकर हमने बच्चे को कमजोर कर दिया। अब मालूम करना है, गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था कि अलग अलग बच्चों के अंदर इंटेलिजेंसीज होती हैं। कोई बॉडीली काइनेस्थेटिक होता है, कोई इंटरपर्सनल होता है, कोई इंट्रापर्सनल होता है, कोई लिंग्विस्टिक होता है, कोई लॉजिकल मैथमेटिकल होता है, कोई म्यूजिकल होता है, स्पेशल होता है, कोई नेचुरल इंटेलिजेंसी के अंदर डोमिनेंट होता है। ये जो इंटेलिजेंसी जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, हर बच्चे के अंदर होती हैं। लेकिन चंद बच्चे, चंद इंटेलिजेंसी के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और दूसरे बच्चे उस इंटेलिजेंसी के अंदर डोमिनेंट नहीं होते। और वो बच्चे दूसरी इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट होते हैं, हमें यह समझना है। अब बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, हमारे बच्चों को समझना है कि हम बच्चे कैसे, ये इंटेलिजेंसी बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी कहते हैं। आप, पानी बह रहा है, उसको कोई नदी का पानी बहता जा रहा है और वो उसके अंदर फोर्स होता है। आप देखिए, पानी जब बहता है तो वो जिस शेप की दीवारें होती हैं उसी शेप में बहता है। पानी को आप डालिए, जिस बोतल में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। बह रहा है, छोटी छोटी सुराखें नजर आ रही हैं, उसमें भी दाखिल हो जाएगा। जैसा शेप रहेगा, अपना शेप वैसा बनाता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक इंटेलिजेंसी है बच्चे की, उसको काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी कहते हैं। जो बच्चा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी के अंदर डोमिनेंट होता है, उसका मामला यह होता है कि वो अपनी बॉडी को
जैसे चाहे बहुत फुर्ती के साथ घुमा सकता है, जैसे चाहे वो इस्तेमाल करता है, जैसे पानी जैसा घूमता है, शेप लेता है, उसकी बॉडी भी उसी तरह से घूमती रहती है, शेप लेती रहती है। बहुत से एथलेटिक्स को आप देख लीजिए, घूम जाएंगे, पलट जाएंगे, अपना हाथ जिस तरह, अपने हाथों को पैरों को जैसे चाहे घुमा देंगे। ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी का बच्चा होता है। ऐसे बच्चों की फील्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स के चैंपियन बने, आपका बच्चा क्रिकेट का चैंपियन बन जाए, फुटबॉल का चैंपियन बन जाए, अगर वो बॉडीली काइनेस्थेटिक नहीं है, तो अगर आप उसको स्पोर्ट्स क्लब में उसका दाखिला दिला रहे हैं, तो मेहनत करने से स्पोर्ट्स तो सीख लेगा, लेकिन वो जो लोग जैसे फुटबॉल के बड़े बड़े चैंपियंस हैं, रोनाल्डो, रिवाल्डो, पीले, इस तरह से आपका बच्चा बन जाए, उसके लिए जरूरी है कि वो बच्चा बॉडीली काइनेस्थेटिक हो। अब जो बॉडीली काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, उनकी तरबियत का निज़ाम अलग है, वो बहुत ब्राइट होते हैं, उनकी फील्ड अलग है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। वो स्कूल में, घर में एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो हिस्सा लेना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों की बॉडीली मिमिक्री बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, और इसी तरह से कोई भी चीज़ वो बच्चे लेकर आते हैं तो वो बहुत बैलेंस के साथ लेकर चल सकते हैं। आपने बहुत से बच्चों को गेम देते हुए देखा कि मुंह के अंदर स्पून दे दिया और उसके अंदर नींबू रख दिया, लेमन एंड स्पून वाला गेम खिला रहे हैं। अब वो रखकर दौड़ रहा है बच्चा, वो गिरेगा नहीं। ये कैसे हो रहा है? उसके अंदर, उसकी बॉडी में वो बैलेंस है। ऐसे बच्चे रनिंग, जंपिंग, दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ही उनको शौक होता है। ग्रास मोटर कोऑर्डिनेशन, आई मोटर कोऑर्डिनेशन उनका बहुत परफेक्ट होता है। मैं आगे के जुमों में ये बताऊंगा कि ग्रास मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा वो उसमें परफेक्ट होते हैं। और इस तरह के बच्चे स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में अच्छे डिज़ाइनर, अच्छे सर्जन, अच्छे हर वो जगह जहां पर फाइन मोटर और एक्टिविटीज़ की होती हैं और ग्रास मोटर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत परफेक्ट होते हैं। हमें इन बच्चों की तरबियत कैसे करना, मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह बाज़ बच्चे इंटरपर्सनल होते हैं। इंटरपर्सनल वो बच्चे हैं जो दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के मूड्स में इंटरफेयर करते हैं। वो अकेले नहीं रहते, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। कभी भी वो सोशल होते हैं और ग्रुप बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे, इनकी तरबियत का निज़ाम दूसरा है। ये अच्छे मैनेजमेंट में बहुत अच्छा चल सकते हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। अब इनकी तरबियत का अलग निज़ाम है। कौन बच्चे होते हैं? आम तौर पर एक से ज़्यादा दोस्त अपने रखते हैं, ज़्यादा दोस्तों के साथ रहना उनको पसंद है।
स्पोर्ट्स खेलेंगे, ग्रुप स्पोर्ट्स उनको ज्यादा पसंद रहेगा सोलो स्पोर्ट के मुकाबले में। लोगों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं। हालात जो होते हैं उन हालात के बारे में वो मालूमात रखना चाहते हैं। खानदान के लोगों के बारे में मालूमात उनको बहुत ज़्यादा, घर के लोगों की मालूमात बहुत ज़्यादा, दूसरों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, दूसरों को देखकर बहुत फील करते हैं। सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा रहना चाहते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटी के मुकाबले में। जो सीखा वो दूसरों को सिखाना। देखते हैं बाज़ बच्चे आपके घरों के अंदर आते हैं, स्कूल से पढ़कर आए और सबको जमा लिया, अब टीचर बन गए, पढ़ा रहे हैं। तो वो दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अपने आप को छोटे बच्चे से ही अपने आप को एक लीडर की तरह देखते हैं। क्राउड में, भीड़ में उनको कंफर्टेबल महसूस होता है। भीड़ है तो भीड़ में जाना पसंद करते हैं। तो अकेले रहने के मुकाबले में लोगों के साथ रहना उनको ज़्यादा पसंद है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे बच्चे लीडर बन सकते हैं। तो अब इन बच्चों की तरबियत का निज़ाम अलग है। कुछ बच्चे इंट्रापर्सनल होते हैं। वो बच्चे जो अपने सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में उनको बहुत सोच और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा फिक्र, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा वो टेंशन लेने नहीं जाते। और ऐसे बच्चे तन्हाई पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे गेम खेलेंगे भी तो वो खेलेंगे जो ग्रुप में ना हो, सोलो स्पोर्ट हो। और ऐसे उनके हॉबीज और इंटरेस्ट ऐसी चीजों में दिखाते हैं जो अकेले में की जाती हैं। अपने बारे में, सेल्फ डायरेक्शन के बारे में परफेक्ट होते हैं। अकेले में काम करना ज्यादा पसंद है लोगों के साथ काम करने के मुकाबले में। तो ऐसे बच्चे, ये भी एक सलाहियत है। ऐसे बच्चे हर वो काम जो रिसर्च वाले काम होते हैं, जो अकेले बैठकर करने के होते हैं, घंटों अकेले बैठकर करने के काम, रिसर्च वाले काम, इसमें बहुत अच्छा चल सकते हैं। जहाँ एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होती है, अकेले में मेहनत करना पड़ता है, इसी जगह बहुत अच्छा चल सकते हैं। एक इंटरपर्सनल बच्चा है, उसको आपने रिसर्च वाले काम में बिठा दिया, थोड़ा सा पढ़ रहा है, अचानक फिर उसको याद आ जाता है, फ्रेंड उठ के बाहर चला जाता है। यह भी एक सलाहियत है इंट्रापर्सनल होना, यह भी एक इंटेलिजेंसी है। जो बच्चे ऐसे रहते हैं, इनकी तरबियत का निज़ाम अलग है। ये भी बड़े अजीम इंसान बन सकते हैं। इनकी तरबियत करने का निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है, पढ़ाने का निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक होते हैं। लिंग्विस्टिक कौन? जो ओरली रिटन में दूसरों बच्चों के मुकाबले में उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको बोलने का शौक है। बाद बच्चों को आपने देखा होगा कि आप उनको रोक नहीं सकते, जो भी बोलेंगे बेहतरीन अंदाज से बोलेंगे। एक बच्चे ने एक बच्चे को मार दिया और मार खाने वाला बच्चा लिंग्विस्टिक था, मारने वाला बच्चा लिंग्विस्टिक नहीं था। टीचर पहुंची और यह मार खाने वाला बच्चा, मारने वाला बच्चा लिंग्विस्टिक था, मार खाने वाला बच्चा लिंग्विस्टिक नहीं था।
मार खाने वाले बच्चे ने टीचर को शिकायत की कि सर इसने मुझे मार दिया, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेस करना था उसको नहीं आ रहा था, वो लिंग्विस्टिक नहीं था। यह मारने वाला बच्चा जो मारा है वो लिंग्विस्टिक था। उसने स्टोरी को ऐसा बनाया कि टीचर जिसने मार खाया उसको और एक मार मार देती है। जो लिंग्विस्टिक बच्चा होता है बहुत अच्छे अंदाज से अपने फीलिंग्स को बयान करता है। तो ऐसे बच्चे की तरबियत का निज़ाम दूसरा है, ऐसे बच्चे को पढ़ाने का निज़ाम दूसरा है, ऐसे बच्चे को किस सब्जेक्ट में आगे लेकर जाना है उसको समझना है। ऐसे बच्चे उस एज के बच्चों के मुकाबले में अच्छा लिखते हैं, उनको स्टोरी टेलिंग का शौक होता है, बहुत जोक कहने का शौक होता है, नामों का, प्लेसेस के बारे में, नामों के बारे में, डेट्स, दूसरे इंफॉर्मेशन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। वर्ड गेम, इस तरह के गेमों में बहुत फास्ट होते हैं। बुक्स को रीड करना उनको बहुत पसंद होता है, दूसरे बच्चों के मुकाबले में अच्छा स्पेलिंग करते हैं, और इसी तरह राइम्स, टंग ट्विस्टर्स होते हैं, और स्टोरीज को सुनना उनको बहुत पसंद रहता है। वोकैबुलरी दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है, अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबल वे में दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, नावल निगार बन सकते हैं। अब इन बच्चों के पढ़ाने का, तरबियत करने का तरीका डिफरेंट है। हो सकता है कि एक बच्चा लिंग्विस्टिक हो और वो काइनेस्थेटिक ना हो, काइनेस्थेटिक हो लिंग्विस्टिक ना हो। इसी तरह से एक इंटेलिजेंसी है जिसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल कहते हैं। क्या इंटेलिजेंसी है? जो बच्चा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट होता है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में रीजनिंग करने में ज्यादा वो माहिर होता है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा उसका प्रोग्रेस होता है। ऐसा बच्चा मैथ्स में, मैथमेटिकल चीज़ों में, लॉजिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा चल सकता। ऐसे ही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनते हैं, मैथमेटिशियंस बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, सीए बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं। अब यह बच्चा क्या करता है? हर चीज के बारे में, आपने बस बच्चों को देखा होगा, फैन घूम रहा है, वो कहेगा हाउ इट इज वर्किंग। हर चीज के ये कैसा वर्क करता है, ये क्या है, हाउ, व्हाट, व्हाई, सवालात, अम्मी अब्बा को सवालात कर रहा है। अम्मी ये क्या चीज है, ये क्यों ऐसा वर्क कर रहा है? आप खिलौना लाकर देंगे तो खिलौना कैसा वर्क कर रहा है वो तोड़कर देख लेगा। तो ऐसे बच्चे जो चीजें कैसे वर्क करते हैं उसके ऊपर सोचते हैं। नंबर्स के सिलसिले में उनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है। मैथ्स गेम में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। स्कूल के अंदर मैथ में बहुत अच्छे होते हैं। कंप्यूटर गेम्स बहुत अच्छा करते हैं। स्ट्रैटेजिकल, जो स्ट्रैटेजी वाले गेम्स होते हैं, चेस वगैरह, सब ऐसे पजल्स वगैरह बहुत अच्छा दूसरों के मुकाबले में बच्चे करते हैं। ग्रुपिंग करना, कैटेगरीज बनाना बच्चों को दूसरों के मुकाबले में अच्छा होता है। ऐसे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, उनको एक्सपेरिमेंट्स में बहुत शौक होता है।
तो ऐसे बच्चे, इनकी तरबियत का निज़ाम, इनके पढ़ाने का निज़ाम दूसरा है। हम इसको बाद में बताएंगे कैसे इनकी तरबियत करना है। कुछ बच्चे होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंसी के होते हैं। वो बच्चे राइम्स से और म्यूजिकल फॉर्म्स से बहुत ज़्यादा उसको समझने वाले होते हैं। मेलोडीज, जो अशार होते हैं उसके जो मेलोडीज होते हैं, उसको वो बहुत जल्दी समझते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे नातख़्वां होते हैं, अच्छे कारी बनते हैं, अच्छे कारी बनते हैं। और अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी और म्यूजिकल इंटेलिजेंसी दोनों मिलकर रहे, दोनों में डोमिनेंट है, तो शायर बन जाते हैं, बहुत अच्छा अशार कहते हैं। आप बहुत इल्म वाले हैं, दो शेर नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि आप म्यूजिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में डोमिनेट नहीं हैं, आप शेर नहीं कह पाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर तो है, लेकिन म्यूजिकल इंटेलिजेंसी उसके अंदर है, वो अशार कहने लगता है, वो अच्छी नातें पढ़ता है, अच्छी क़िरात करता है। तो ऐसे बच्चे, इनकी तरबियत करने का निज़ाम दूसरा है। कैसे इसकी तरबियत की जाती है? एक इंटेलिजेंसी है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी के नाम। ऐसे बच्चे वो एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इस तरह की नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। और इन बच्चों की तरबियत का निज़ाम अलग है, इसको हम बाद में बताएंगे कैसा। ये बच्चे पेट एनिमल्स से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, बकरीद आ रही है, उनको जल्दी बकरा चाहिए, अभी से हंगामा करते रहेंगे, और फिर आ गई तो सुबह से शाम तक उसी के पीछे बैठे रहेंगे। अम्मी से कहेंगे कि अम्मी अपना खाना भी उसको खिला देंगे। पेट एनिमल्स पालने का उनको बहुत शौक। ऐसे बच्चे, इनको तरक्की देने का निज़ाम अलग है। ये जूस वगैरह में जाना पसंद करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सीनरीज को जमा करते हैं, जानवरों की फ़ोटोज़ को जमा करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। ये नेचुरल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। एक बच्चा है स्पेशल इंटेलिजेंसी के, वो बच्चे जिनका ख्याल आंख बंद कर लिया तो जो ऑब्जेक्ट उन्होंने आंखों से देखा था, जब ऑब्जेक्ट सामने नहीं रहेगा उसका तसव्वुर उनको बहुत अच्छा करना आता है। डे ड्रीमर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स देख कर रहते हैं उनका रिकॉल करना आसान, ऐसा रिकॉल करते हैं जैसे अभी देख रहे हैं। इसी तरह से मैप्स और चार्ट्स वगैरह समझना उनको आसान। डे ड्रीमर कहते हैं उनको। आपको एक डिजाइन बनाना है, वो बैठे बैठे अपने तसव्वुर में उसका डिजाइन बनाकर ये बता देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह से ये बच्चे नेविगेशंस वगैरह में बहुत अच्छे रहते हैं, डायरेक्शंस उनको सब बहुत अच्छा समझ में आते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे पायलट्स, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे आपके डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स, ये बच्चे बनते हैं। अब स्कूल में होता यह है कि एक बच्चा लिंग्विस्टिक नहीं है, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में रीडिंग राइटिंग में उतना फास्ट नहीं है, लॉजिकल मैथमेटिकल उसकी इंटेलिजेंसी नहीं है, तो वो मैथ में थोड़ा सा कमजोर है, हम उसको कमजोर समझने लगते हैं। और समझकर हम ये समझते हैं कि ये बच्चा कमजोर है।
ऐसा नहीं है। हमको देखना है कि कौन सा बच्चा किस इंटेलिजेंसी के अंदर वो डोमिनेंट है। हर बच्चा आपका डिफरेंट है, हर बच्चा कुछ ना कुछ बनने के काबिल है। उसको किस तरह से तरबियत करना हमको यह मालूम होना है। अब आइंदा जुमा कुछ चीजें बताऊंगा मैं। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कुछ बीमार है जहनी तौर पर। पागल नहीं बोल रहा हूं मैं, जहनी तौर पर कुछ बीमार है। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मिसाल के तौर पर आपको समझने के लिए बता रहा हूं। एक बच्चा बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छे कराटे खेलता है, बहुत अच्छा रनिंग करता है। बुखार आ गया उसको, कराटे नहीं खेल सकता, उठ के खड़ा नहीं हो सकता, रनिंग नहीं कर सकता। वो रनिंग चैंपियन था, अब रनिंग नहीं कर सकता। अब बुखार आ गया तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये रनिंग नहीं कर सकता, बल्कि ये कहेंगे कि एक डिसेबिलिटी उसको आ गई जिसकी वजह से वो अपनी स्किल दिखाने के काबिल नहीं रहा है। वो है बुखार, और बुखार की आप गोली दे दिए तो उसकी बुखार कम हो गई। जैसे बुखार कम हो जाएगी, वो उसके अंदर पहले से स्किल्स मौजूद हैं। वो बहुत अच्छा भाग सकता है, बहुत अच्छा दौड़ सकता है, बहुत अच्छा कराटे मास्टर है। जैसे बुखार कम होगी, वो फिर दोबारा वो अपना प्रोग्रेस दिखाने लगता है। बिल्कुल तालीम में भी ऐसा ही है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज हो सकते हैं। जैसे बुखार फिजिकली हो सकती है, ऐसा साइकोलॉजिकली बच्चे को कुछ डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे हम बहुत से बच्चों के बारे में कहते हैं कि जो बैठते नहीं हैं, जो हंगामा करते हैं और कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। आपका के घर के अंदर वो तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, आगे पीछे कर दिया। क्लास के अंदर टीचर कह रही कि बात नहीं सुन रहा है, क्लास के अंदर इधर उधर भाग रहा है, किताबों पर कंसंट्रेट नहीं करता। हम समझते हैं कि यह शरीर है। यह शरीर नहीं होता है बच्चा, यह डिसेबिलिटी है। उसको बहुत अच्छी तरह से क्यूर किया जा सकता है। हम उसको शरीर 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 कहते हैं। अब जब वो शरीर 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 आप कहते हो, तो वो भी कुछ दिनों के बाद जाकर तय कर लेता है कि मैं शरीर हूं। और जिस वक्त उसने तय कर लिया कि मैं शरीर हूं, फिर आप उसको शरारत से रोक नहीं सकते। और हर स्कूल के अंदर, हर क्लास के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं। टीचर्स उसको समझ नहीं पाती, पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते, उनकी तरबियत का निज़ाम मालूम नहीं, शरीर शरीर कह के उस बच्चे को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। हालांकि उसको एक बीमारी है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर की, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। बहुत अच्छी तरह से उसको क्यूर किया जा सकता है। इसी तरह कुछ बच्चे लिखने में, कुछ बच्चे पढ़ने में, रीडिंग में उनको प्रॉब्लम होता है, रीड नहीं कर पाते। आप उनको कमजोर कमजोर बोलते हैं। नहीं, हो सकता है कि एक डिसेबिलिटी है जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर उसको डिसलेक्सिया है तो रीडिंग में प्रॉब्लम होता है। उसको बहुत अच्छी तरह से उसको क्या किया जा सकता है, क्यूर किया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से उसकी तरबियत की जा सकती है। ना टीचर को मालूम है, ना पेरेंट्स को मालूम है, वो बच्चे को जाया कर देते हैं। और हमेशा उसको कहते हैं कि तुमको पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा। वो भी समझ लेता कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, अब पढ़ाई से भाग जाता है। इसी तरह लिखने का डिसऑर्डर होता है, उसको लिखने में प्रॉब्लम होता है, डिस्ग्राफिया कहते हैं। कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, डिस्कैलिक्यूलिया कहते हैं। इस तरह से जिस तरह से हमारे जिस्म के बहुत सी बुखारें हैं, इसी तरह उसके साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद चूंकि ये डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी इंटेलिजेंसी दिखा नहीं पा रहा है, हम उसको क्यूर करने के बजाय, उसका इलाज करने के बजाय, उसको सही उसका ट्रीटमेंट देने के बजाय हम उसको कमज़ोर कहकर उसको ज़ाया कर देते हैं। तो कोरोना वायरस के ज़माने में मैं आप सबको बता रहा हूं कि इस वक्त अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, मदरसे नहीं चल रहे हैं,
चंद दिन बच्चे ऐसे ही, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है ऐसा पढ़ाई से डिस्टेंसिंग शुरू कर लेंगे, दोबारा वो बच्चे फिर पढ़ना उनको मुश्किल हो जाता है। आइंदा जुमा, उसके बाद के जुमा में इन इंटेलिजेंसीज़ के बच्चों की तरबियत कैसी की जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्यों आती हैं, ये बीमारियां क्यों आती हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।